प्रदेश के एक छोटे से गांव में सन 1925 में हरीश नाम का एक गरीब किसान अपनी गर्भवती पत्नी प्रियमती के साथ किराए के मकान में रहता था। उनकी गरीबी ऐसी थी कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी। उनके मकान मालिक का नाम कांतिलाल था। वो एक लालची और क्रूर इंसान था। उसकी आंखों में हमेशा एक ऐसा लालच रहता था, मानो वह उनकी जिंदगी का एक सुख निगल जाना चाहता हो। कांतिलाल एक कंजूस और लालची इंसान था। वह हरीश से हमेशा ज्यादा किराया मांगता था और उसे अक्सर परेशान करता था। कांतिलाल की नजर प्रियमती पर भी थी। उसकी सुंदरता और मासूमियत ने उसे अंदर से जला दिया था। हरीश और प्रियमती एक छोटे से झोपड़े में रहते थे, जो कांतिलाल के विशाल घर के पीछे छिपा हुआ था। हरीश दिन रात खेतों में काम करता था ताकि अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। प्रियमती घर पर रहकर घरेलू काम करती थी और आने वाले बच्चे के लिए कपड़े बुना करती थी। वह उसके घर आता और उसे अकेला पाकर घिनौने इशारे करता। प्रियमती डर से कांप जाती, लेकिन चुपचाप सब सहती रहती। वह उसके घर आता और उसे अकेला पाकर घिनौने इशारे करता। प्रियमती डर से कांप जाती, लेकिन चुपचाप सब सहती रहती। एक दिन जब हरीश खेतों में काम कर रहा था, कांतिलाल प्रियमती के घर में घुस गया। उसने उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, लेकिन प्रियमती ने डटकर उसका विरोध किया। कांतिलाल गुस्से में आग बबूला हो गया और उसने प्रियमती को धमकी दी कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो वह उसे जान से मार देगा। प्रियमती डर गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन गांव में एक भयानक बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे और मरने लगे। गांव में डर और दहशत का माहौल बन गया। लोगों का मानना था कि यह किसी डायन का साया है। कांतिलाल इस बीमारी का फायदा उठाकर प्रियमती को डराने लगा। उसने कहा कि यह बीमारी उसकी वजह से है, क्योंकि उसने उसे अस्वीकार कर दिया था। प्रियमती डर से रोने लगी। एक रात प्रियमती को एक भयानक सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक डायन उसके घर में घुस आई है और उसे मारने की कोशिश कर रही है। वह डर से चिल्लाकर उठ गई। अगले दिन प्रियमती ने हरीश को सब कुछ बताया। हरीश ने उसे डरने के लिए मना किया और कहा कि वह सब ठीक कर देगा। हताश और थका हुआ हरीश अगले दिन शहर गया ताकि अपने काम के लिए कुछ सामान खरीद सके। दुकानों से निकलते समय उसे लगा कि एक ठंडा पेय पीना अच्छा रहेगा। वह शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान से दिखने वाले बार में चला गया, जिसका नाम उसने पहले कभी नहीं सुना था। अंदर का माहौल धुंधला और उदास था। कुछ ही लोग शराब के गिलास घुमा रहे थे। बारटेंडर, एक मोटा आदमी जिसके चेहरे पर चेचक के गड्ढे थे, ने हरीश को घूरते हुए देखा। हरीश ने एक पेय का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही वह बार के सामने खड़ा हुआ, उसने देखा कि बारटेंडर किसी और ग्राहक को शराब परोस रहा था। ग्राहक की पीठ हरीश की तरफ थी, उसके कंधे झुके हुए थे और वह बीमार लग रहा था। एक अजीब सी कसमस हरीश के रोंगटे खड़े कर गई। फिर कुछ विचित्र हुआ। बारटेंडर ने उस बीमार ग्राहक का गिलास उठाया और उसे हरीश के सामने रख दिया। इससे पहले कि हरीश कुछ कह पाता, बारटेंडर ने उसे घूरते हुए कहा, आज दुकान खाली चल रही है, जल्दी पी लो और निकल जाओ। हरीश असहज महसूस कर रहा था, लेकिन ठंडा पेय पीने की तीव्र इच्छा ने उसे जीत लिया। उसने गिलास उठा लिया और उसमें से एक घूंट पी लिया। शराब में एक कड़वा, अपरिचित स्वाद था, लेकिन थकावट से हरीश ने ध्यान नहीं दिया। वह जल्दी से पीकर बार से बाहर निकल गया।
उस बीमार ग्राहक और उसके अजीब व्यवहार को भुला देने की कोशिश कर रहा था। रात होते होते हरीश को तेज बुखार चढ़ गया। उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हड्डियां टूट रही हैं। भयभीत होकर उसने प्रिया को जंगल से कुछ दवा लाने के लिए कहा, यह उम्मीद करते हुए कि जड़ी बूटियां उसे ठीक कर देंगी। प्रियंती दवा लेकर वापस लौटी तो खौफनाक सन्नाटा घर को गले लगाए हुए था। हरीश हमेशा शाम ढलने से पहले घर लौट आता था, लेकिन आज उसका कोई पता नहीं था। परेशानी के मारे प्रियंती ने आवाज लगाई, हरीश कहाँ हो? पर जवाब सिर्फ सन्नाटे का मिला। घबराते हुए प्रियंती बाहर निकली। आंगन के बाहर पीपल का वो पेड़ था, जिसके नीचे हरीश अक्सर शाम को बैठा करता था। जैसे ही प्रियंवदा की नजर पेड़ पर गई, उसका खून जम गया। पेड़ की ऊंची टहनी से हरीश का लेबसी हुआ शरीर रस्सी से लटका हुआ था। प्रियंती की चीख निकल गई। वह दौड़कर हरीश के पास पहुंची। उसका शरीर पहले से ही ठंडा पड़ चुका था। प्रियंती सन्न रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने हरीश को मौत को गले लगाने पर मजबूर कर दिया? हताश होकर प्रियंती वापस घर के अंदर गई। अंदर जाते ही मेज पर एक लिफाफा देखा। उसे उठाकर खोला तो वह हरीश की लिखावट में लिखा खत था। खत पढ़ते ही प्रियंती की आंखों से आंसू बहने लगे। खत में हरीश ने लिखा था कि वह भयानक बीमारी से ग्रस्त है और वह नहीं चाहता कि यह बीमारी परिवार में किसी और को हो जाए, इसलिए उसने मौत को गले लगा लिया। ये पढ़कर प्रियंती डर और से जैसे टूट सी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या। रात के सन्नाटे में प्रियंती ने हिम्मत जुटाई। हरीश की बेजान लाश को घसीटते हुए वो अपने ही बगीचे में ले गई। हर सांस के साथ उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे, जिनमें छिपा चांद कभी-कभी बाहर निकलकर खौफनाक रोशनी डालता था। पेड़ों की टहनियां हवा में ऐसे नाच रही थी, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। प्रियंती को लग रहा था मानो हर तरफ से उसे कोई देख रहा है। वो जल्द से जल्द हरीश को दफना देना चाहती थी। प्रियंती जानती थी कि अगर हरीश की मौत का राज खुल गया तो लोग उसे ही कसूरवार ठहराएंगे। गांव वाले उसे डायन कहकर प्रताड़ित करेंगे, शायद जिंदा जला भी दे। इस खौफ से उसके हाथ पांव कांप रहे थे। जैसे ही वो गड्ढा खोदने के लिए फावड़ा जमीन पर पटकाई, अचानक पीछे से किसी की आवाज आई, अरे प्रियंती, इतनी रात गए बगीचे में क्या कर रही हो? पलट कर देखा तो कांतिलाल खड़ा था। मकान मालिक कांतिलाल की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और बोला, किराए का तो बकाया है ना? कल तक नहीं दोगी तो? वो रुका और प्रियंती के करीब आया। उसकी गर्म सांस प्रियंती के कान को छू गई। तो रात काटने में तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। कांतिलाल की बात सुनकर प्रियंती का खून जम गया। एक तरफ रात छिपाने का खौफ, दूसरी तरफ मकान मालिक की दादागिरी। उस बेबस रात में प्रियंती ना जाने किस भयानक मंजर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। ठिठुरती रात हवा में सिहरन घोल रही थी। प्रियंती अपने कमरे में अकेली बैठी थी। हरीश के जाने के गम से ज्यादा उसे एक अजीब खौफ सता रहा था। वो रात का खौफ, जब हरीश की मौत के बाद उसका खून से लथपथ भूत सामने आया था। उसने प्रियंती को प्यार से जकड़ा था, एक ऐसे प्यार से जो जिंदगी में कभी नहीं मिला। फिर वो उसे खींचता हुआ वहीं ले गया था, जहां उसे दफनाया गया था। जमीन के अंदर खोदकर बनाई गई कब्र में वो गायब हो गया था। प्रियंती को लगा मानो वो उसे दफनाने का ही इशारा कर रहा था। सहमे हुए
बदन से पसीना छूट रहा था। आखिर थक कर वो सो गई। लेकिन नींद टूटते ही उसे लगा वो सपना नहीं, सच था। हर स्पर्श, हर सांस, हर खौफनाक पल जस का तसे उसकी रूह में समाया हुआ था। प्रियंती को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। हरीश जिंदा तो नहीं था, पर उसकी मौजूदगी का एहसास उसे जला रहा था। और अब उसे यकीन हो चुका था कि वो सपना नहीं, एक भयानक चेतावनी थी। ठंडी हवा के झोंके के साथ प्रियंती अकेली खड़ी थी। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, सिवाय दूर किसी कुत्ते के भौंकने के। उसने फावड़े से धीरे-धीरे हरीश की कब्र खोदना शुरू किया। मिट्टी खोदते वक्त उसके हाथ थरथरा रहे थे, पर वो रुकी नहीं। आखिरकार वो हरीश तक पहुंच गई। उसे खोलते हुए उसके पूरे बदन में सिहरन दौड़ गई। ताबूत के अंदर हरीश का शव सफेद कपड़े में लिपटा हुआ लेटा था। प्रियंती ने धीरे से कपड़ा हटाया। हरीश का चेहरा सूखा हुआ और डरावना लग रहा था। लेकिन तभी उसकी नजर उसकी उंगली पर पड़ी। वहां उसकी शादी की अंगूठी मौजूद थी। वो अंगूठी जिसे हरीश ने उसे शादी से कुछ दिन पहले ही पहनाई थी। प्रियंती की आंखों में आंसू आ गए। उसे यकीन हो गया था कि हरीश की मौत कोई हादसा नहीं थी। कुछ दिनों बाद कांतिलाल किराया लेने के लिए प्रियंती के घर आया। प्रियंती ने उसे देखते ही वो अंगूठी निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दी। कांतिलाल की आंखें फैल गईं। वो अंगूठी देखते हुए पसीने से तर हो गया। प्रियंती को उसका घबराहट साफ दिख रही थी। कांतिलाल का पूरा प्लान नाकाम हो गया था। काली घटाओं की तरह गांव वालों का गुस्सा प्रियंती के घर के चारों ओर जमा हो चुका था। कांतिलाल मशाल लिए भड़काता हुआ खड़ा था। उसके आसपास तीखे हथियार लिए लोग खून के प्यासे जानवरों जैसे दिख रहे थे। प्रियंती अपने कमरे में बैठी, सीने से अपने नवजात शिशु को सटाए हुए ये सब भयानक दृश्य खिड़की से देख रही थी। उसे पता था ये सब कांतिलाल की साजिश है। उसने ही गांव वालों को बहला फुसला कर ये दंगा खड़ा किया है। प्रियंती डरी नहीं थी, घबराई जरूर थी, पर उसने हार नहीं मानी। उसने पहले से ही एक पुरानी साड़ी को फाड़कर रस्सी बना ली थी और खिड़की के बाहर एक मजबूत पेड़ की डाल से बांध दी थी। गोद में बच्चे को कसकर पकड़ते हुए वो फुर्ती से खिड़की से बाहर निकली और रस्सी पर लटक कर नीचे फिसलने लगी। नीचे उतरते वक्त उसकी टखने से टकरा कर एक ईंट गिर गई। आवाज सुनकर भीड़ ने ऊपर देखा। नीचे प्रियंती भाग रही थी, गोद में बच्चा लिए। चीखें निकल रही थी उसकी। गांव वाले उसका पीछा करने लगे। प्रियंती जानती थी वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग सकती। थोड़ी दूर आगे उसका पुराना दोस्त नंदी रहता था। वो दौड़ती हुई उसके घर पहुंची और दरवाजा खटखटाया। नंदी ने दरवाजा खोला। प्रियंती ने रोते हुए उसे सब बताया। नंदी, बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये कहते हैं मैं डायन हूँ। मेरा बच्चा ले लो, उसकी रक्षा करो। प्रियंती ने अपने मासूम बच्चे को नंदी की गोद में थमा दिया। नंदी स्तब्ध रह गई, मगर देखते ही देखते प्रियंती फिर से भागने लगी, अंधेरे जंगल की तरफ। वो जानती थी गांव वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। जंगल के बीचों बीच प्रियंती थककर लहकती हुई रुक गई। भागते भागते उसके पैर जवाब दे चुके थे। एक बड़े से पेड़ के नीचे उसने संभाल लेने का फैसला किया। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, पेड़ों की काली परछाइयां नाच रही थी। तभी उसे लगा कोई पीछे से आ रहा है।
वो धीरे से घबराकर मुड़ी। उसकी सांसें थम सी गई। सामने खड़ा था उसका पति हरीश। पर वो हरीश नहीं लग रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ था, आंखें सूनी थी और बदन से एक अजीब सी ठंड निकल रही थी। प्रियमती के रोंगटे खड़े हो गए। हरीश धीरे से उसकी तरफ बढ़ा। वो कुछ बोलना चाहती थी, पर गले से कोई आवाज नहीं निकली। हरीश उसके पास खड़ा हो गया और उसने अपना एक ठंडा हाथ प्रियमती के गाल पर रख दिया। एक सहरन सी प्रियमती की रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। हरीश ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। प्रियमती को लगा जैसे कोई बर्फ का पुतला उसे जकड़ रहा है। वो चीखना चाहती थी, पर कुछ नहीं कर पाई। हरीश धीरे से उसे प्यार करने लगा। प्रियमती को अजीब सी घृणा हो रही थी। हर बार छूने पर वो ठंड का एक झोंका महसूस करती। तभी अचानक हरीश गायब हो गया। प्रियमती चौंके से उठी। वो सपना था, पर इतना सजीव, इतना असली लग रहा था कि प्रियमती को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। उसके बदन पर पसीना जम चुका था। वो सहमी हुई सी चारों तरफ देखने लगी। जंगल की सन्नाटा और भी ज्यादा भयानक लगने लगा। प्रियमती का दिल दहल गया। चारों तरफ उसे कालाल और उसके उन डायन का शिकार करने वाले भाइयों ने घेर लिया था। ये वही चेहरे थे जिन्हें वह कभी नहीं भूल सकी थी। 10 साल की उम्र में इसी तरह खड़े होकर इन जादू टोना करने वालों ने उसकी मां को तड़पाया था, यह कहते हुए कि या तो वह चुड़ैल है या वे उसकी बेटी प्रियमती को मार डालेंगे। प्रियमती की मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए खुद को कुर्बानी दे दी थी। उसने चुड़ैल होना स्वीकार कर लिया था। प्रियमती की आंखों के सामने ही उसकी मां को जिंदा जला दिया गया था। आग की लपटें उठी थी और उसकी मां की चीखें प्रियमती के कानों में आज भी गूंजती थी। कांतिलाल और डायन का शिकार करने वाले भाई उसे गांव के बीचों बीच खींचकर ले गए। वहां उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया और बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। वे चिल्लाते हुए कह रहे थे कि वह डायन है, तू भी अपनी मां की तरह ही एक डायन है। प्रियमवती असहाय थी और उसे बहुत दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से रो रही थी और मदद के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अचानक ही एक तूफानी हवा चलने लगी और उसी तूफान में उसे उसकी मां दिखाई दी, लेकिन वो पहले जैसी नहीं थी। अब वो एक असली डायन बन चुकी थी। उसका रूप बहुत भयानक था। उसके लंबे सफेद बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी और मुंह में लंबे लंबे दांत थे। वो अब प्रियमवती की मां नहीं थी, वो एक खौफनाक डायन थी। वह डायन तेजी से कांतिलाल और डायन का शिकार करने वाले भाइयों पर झपटी। उसने अपने लंबे नाखूनों से उनकी हत्या कर दी और उनका मांस खाना शुरू कर दिया। उसने उनका सारा खून पी लिया। वह उन्हें बुरी तरह से खा रही थी। उनका शरीर सारा सफेद हो गया, खून की एक बूंद भी बाकी नहीं थी। ठीक उसी वक्त हवा में एक तेज झटका आया और डायन हवा में ऊपर उठ गई। कौर डने जैसी उसकी भयानक चीखें अब और भी ज्यादा भयावह हो गई। प्रियमती नीचे से सहमे हुए डर के साथ देखती रही। डायन हवा में लटकी हुई थी, मानो कोई उसे ऊपर खींच रहा हो।